एक बार बता देता हूँ कि जीवाजी यूनिवर्सिटी जो है ग्वालियर, उसके द्वारा जो लॉ 3 वर्ष की जो होती है, उसका सेकंड सेमेस्टर का ये प्रथम विषय है। विषय का नाम है संविदा विधि, द्वितीय एवं माल विक्रय, साझेदारी और प्रक्रिया में लिखित अधिनियम। तो ये विषय है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो पहले क्वेश्चन दिया हुआ है पढ़ते हैं। पहले का आ है, क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा और आवश्यक तत्व देते हुए क्षतिपूर्ति धारी के अधिकारों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, इसमें जो नोट्स मैंने बनाए हैं, इसमें बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कवर करते हुए चल रहा हूँ। तो उसमें ये समस्या ये आती है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनकी भाषा इतनी कठिन होती है, तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं इसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। इसलिए मैंने एक ऐसा नोट्स बनाया है, ऐसा आंसर तैयार किया है जिससे आप इसकी भाषा और इसकी जो पूछने का तरीका है वो हर चीज समझ जाएंगे इसमें क्या पूछा जा रहा है। जैसे इसमें दिया है क्षतिपूर्ति की संविदा। अब इसमें क्षतिपूर्ति क्या होता है, जैसे किसी को कोई नुकसान हो गया है तो उसकी भरपाई करना, ठीक है। और क्षतिपूर्ति की जो संविदा है, अब कॉन्टेक्ट ऑफ एमनिटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा, अब हेडिंग देख लेते हैं क्या है इसमें। जैसे आपको कवर करना है, इसकी परिभाषा है, ठीक है। अब इसके आवश्यक तत्व हैं, यानी कि क्षतिपूर्ति की जो संविदा होती है उसे पूरा करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। और ये पढ़ेंगे हम इसमें। और उसके पास ले लिखेंगे क्षतिपूर्ति धारक के अधिकार, ठीक है। यानी कि जो क्षतिपूर्ति जिसको मिल रही है उसके अधिकार क्या है, ठीक है। इन सब चीजों को हम इस क्वेश्चन में कवर करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं, बिल्कुल जीरो से। तो लिखा हुआ है क्षतिपूर्ति की संविदा परिभाषा। अब इसकी परिभाषा क्या है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 124 के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे से यह वादा करता है कि अगर अगर उससे किसी प्रकार का नुकसान होगा तो वह उसकी भरपाई करेगा, तो उसे क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं, ठीक है। अगर जैसे हम लोग दो व्यक्ति कोई खड़े हुए हैं और कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि चलो ये काम करते हैं, अगर ये ऐसा उसमें घाटा होता है तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। ये क्षतिपूर्ति की संविदा है, जिससे सामने वाले को कन्विंस किया जा सके और उसका नुकसान ना हो। तो इसमें ये इसका अर्थ है। और आसान भाषा में समझें तो नुकसान होने पर भरपाई करने का वादा, यानी कि नुकसान होने पर भरपाई करने का वादा क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाता है। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कितनी सरल भाषा है। तो जब मैं इसकी जो मार्केट में 2020 आती है, यानी कि जो परीक्षा के समय 1-2 महीने पहले आती है, तो उसे जब मैं पढ़ रहा था तो फर्स्ट सेमेस्टर में देखा तो सबसे ज्यादा ये समस्या आ रही थी कि उसमें जैसे पढ़ रहा था तो उसमें समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़ा रहे हैं, क्या है उसमें, क्या चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने इसीलिए इस सेमेस्टर के लिए आपके सभी के लिए जो सरल नोट्स है वो तैयार किया हुआ है। तो इसमें आगे चलते हैं। अब जैसे कोई एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से कहता है अगर तुम्हें इस काम में नुकसान होगा तो मैं भर दूंगा, ये क्षतिपूर्ति संविदा है। अब आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, आप परीक्षा में अब लिख सकते हैं, कोई भी आपसे पूछ ले क्षतिपूर्ति की संविदा क्या होता है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक वैध संविदा है, ये एक वैध संविदा है, वैध समझते होंगे। ये अवैध नहीं है, वैध है, कानूनी रूप से है। और एक व्यक्ति दूसरे को नुकसान से बचाने का वादा करता है, ठीक है। इसमें दो पक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। क्षतिपूर्ति करता जो भरपाई करेगा, और क्षतिपूर्ति धारक जिसे भरपाई मिलेगी,
ठीक है। क्षतिपूर्ति, अब हम जैसे ही आगे पढ़ेंगे ना क्षतिपूर्ति के अधिकारों, तो हम इसकी बात कर रहे हैं क्षतिपूर्ति धारक की, जिसे भरपाई मिलती है। और क्षतिपूर्तिकर्ता जो होता है वो, यानी कि क्षतिपूर्ति जो देता है, जिसका नुकसान भरता है, उसे कहते हैं। अब 4 नंबर क्या है, ये भरोसे पर आधारित होता है। देखिए, जब कोई आपसे कहता है तो आपका कन्विंस होना बेहद जरूरी होता है, तो ये इसलिए भरोसे की संविदा होता है। भरोसा होना दूसरे पक्ष पे बेहद जरूरी होता है। इसमें केवल केवल वास्तविक नुकसान की भरपाई होती है। मतलब इसमें वास्तविक नुकसान यानी कि कोई धन होना चाहिए, कोई मतलब इस तरीके का नुकसान होना चाहिए, कोई अ, इस तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए जिसे कानूनी रूप से वैध माना जाता हो। यह लिखित, मौखिक या आचरण द्वारा भी हो सकता है। इसे लिखकर भी दिया जा सकता है और मौखिक भी हो सकता है, और किसी की भावनाओं से व्यक्त हो सकता है कि वो असल में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। किसी लाभ के लिए कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली एहसास हो जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति हमारे साथ क्यों जुड़ा हुआ है। तो ये इस ऐसे आचरण होता है लोगों का, वो सब व्यक्त हो जाता है। प्रमुख न्यायिक निर्णय, अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें प्रमुख न्यायिक निर्णय क्या है, मतलब क्या-क्या वाद हुए हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो ठीक है, पहला न्यायिक निर्णय जो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम मूला सहकारी कारखाना लिमिटेड। ये 2007 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट का 2361 इकसठवां प्रकरण है ये। इस मामले में न्यायालय ने यह तय किया कि संबंधित दस्तावेज गारंटी है या क्षतिपूर्ति। न्यायालय ने कहा कि केवल नाम से नहीं बल्कि उसकी शर्तों को देखकर निर्णय लिया जाएगा। इस केस में पाया गया कि दस्तावेज का उद्देश्य सहकारी समिति को ही हानि, दावे और नुकसान की भरपाई करना था, इसलिए इसे गारंटी नहीं बल्कि क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। आसान भाषा में इसे समझे तो अगर कोई समझौता सीधे नुकसान की भरपाई का वादा करता है तो वह इंडेमनिटी होता है, यानी कि उसे क्षतिपूर्ति कहते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है समझौता सीधे नुकसान की भरपाई करता है, अगर कोई किसी चीज की नुकसान की भरपाई करता है तो उसे क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। तो मामला बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा मामला था द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वैसे दोस्तों ये बात पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अगर आपको ये याद रह जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, जिससे आपके क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और आप बेहतर नंबर ला पाएंगे। आपको जो हेडिंग बता रहा हूँ उन हेडिंगों को तो लिखना ही है। तो क्या है, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2007 सुप्रीम कोर्ट का 517वां प्रकरण है। इस मामले में बीमा से संबंधित विवाद था। न्यायालय ने कहा कि बीमा, जीवन बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को छोड़कर बाकी अधिकांश बीमा क्षतिपूर्ति की संविदा है। अब इसमें क्या है, जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा तो व्यक्तिगत क्षति हो गई ना, किसी व्यक्ति की क्षति, इंसान की क्षति, इसमें कैसे कोई भरपाई कर सकता है। क्षतिपूर्ति संबंध में अगर किसी को धन से संबंधित नुकसान हुआ है तो वो दे सकते हैं या इसके बदले कोई धन दे सकते हैं। जीवन बीमा में इनको आप समझते हैं, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को छोड़कर बाकी अधिकांश बीमा क्षतिपूर्ति की संविदा कही जाती है। ठीक है, जिसकी पूर्ति आसानी से की जा सके। ऐसे मामले में बीमा कंपनी का नुकसान भरने का वादा निरपेक्ष होता है। यदि कंपनी अपने वादे को पूरा करती है तो उसके खिलाफ मुकदमा किया, पूरा नहीं करती है तो उसके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है, चाहे वास्तविक नुकसान साबित हो या नहीं हो। इसमें तो कंपनी को जो है नुकसान वो दे सकती है, सिर्फ वो नुकसान देगी, और अगर मना करती है तो उसके खिलाफ मुकदमा भी हो सकता है, चाहे नुकसान वास्तविक हो या ना हो। बीमा, आप आसान भाषा में समझे तो बीमा कंपनी को अपने वादे के अनुसार भुगतान करना ही होगा, नहीं तो उस पर केस हो सकता है। अब तीसरा है लाइफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम श्रीमती एस सिंधु, 2006 का प्रकरण है। सुप्रीम कोर्ट 2366 का मामला ये। इस मामले में बीमा पॉलिसी पर ब्याज देने को लेकर विवाद था, मतलब बीमा कंपनी को ब्याज देने के लिए ये केस किया गया था। न्यायालय ने कहा कि किसी कानून या संविधा में ऐसा कोई नियम नहीं है कि बीमा राशि पर ब्याज देना जरूरी हो।
इसलिए जिला, राज्य या राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम द्वारा ब्याज देने का आदेश देना गलत है। आसान भाषा में समझे तो अगर पॉलिसी में ब्याज का नियम नहीं है तो बीमा कंपनी को ब्याज देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब आगे चलते हैं क्षतिपूर्ति धारक के अधिकार धारा 125 के अनुसार। ठीक है। अब अ, अब नुकसान क्या है? क्षतिपूर्ति धारक के जो अधिकार हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये समझ गए होंगे क्षतिपूर्ति धारक असल में होता क्या है। ये जो मैंने अभी चर्चा किया था, क्षतिपूर्ति धारक जिसे भरपाई मिलती है उसके अधिकार क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। नुकसान की भरपाई का अधिकार नंबर 1। नंबर 2 खर्च प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 3 समझौते की राशि प्राप्त करने का अधिकार। अब तीनों को समझते हैं। नुकसान की राशि, नुकसान की भरपाई का अधिकार। क्षतिपूर्ति धारक यानी कि जिससे क्षतिपूर्ति मिलेगी, क्षतिपूर्ति धारक वह सभी हानियां वसूल कर सकता है जो उसे किसी बाद में चुकानी पड़ी हो। यानी कि इस केस में किसी बाद इससे जो भी नुकसान हुआ होगा इसे इस केस से जो भी उसका जो है उसकी हानि वसूल करने का इसे पूरा अधिकार है। इसमें वह सभी राशि शामिल होती है जो उसे कानूनी रूप से देनी पड़ी हो। ठीक है। इसमें पूरा जिक्र हो गया कानूनी रूप से जो भी खर्च हुआ है वो सभी लेने का अधिकार है इसे क्षतिपूर्ति धारक के अधिकार में। खर्च प्राप्त करने का अधिकार। यदि क्षतिपूर्ति धारक ने किसी मुकदमे की रक्षा में खर्च किया है तो वह सभी आवश्यक और उचित खर्च भी प्राप्त कर सकता है। यानी कि किसी मुकदमा के खर्च, इस पे कोई मुकदमा हो गया और मुकदमे की रक्षा के लिए जो भी उसका जो खर्च हुआ होगा वो भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि उसने ये खर्च ईमानदारी से किया हो। ठीक है, ये भी सही है। समझौते की राशि प्राप्त करने का अधिकार। यानी कि अगर क्षतिपूर्ति धारक ने कोई समझौता किया है तो उसकी भी राशि प्राप्त करने का उसे अधिकार है। यदि उसने किसी मुकदमे में समझौता किया है तो वह उस समझौते की राशि भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन समझौता उचित और सही होना चाहिए। मतलब नैतिक होना चाहिए, गलत काम के लिए समझौता नहीं होना चाहिए। अब इसका निचोड़ क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? क्षतिपूर्ति की संविदा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को नुकसान से बचाना है। यानी कि किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए क्षतिपूर्ति की संविदा का नियम बनाया गया है। यदि नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना आवश्यक है। अब वैसे तो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर नुकसान हो जाए तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे उस व्यक्ति को जो है जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। इसीलिए ये क्षतिपूर्ति की संविदा अस्तित्व में आया है। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। आप पहले का बात समझेंगे। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे और जब हम आंसर क्रिएट कराएंगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आने लगेंगे। तो फिर बाद में आप बिल्कुल समझ जाएंगे इसका क्या मतलब है, इसका क्या है। लिखा है प्रत्याभूति की संविदा। ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति गारंटी लेता है, यानी कि दो व्यक्ति के बीच कोई संविदा है या लेन देन है। अगर कोई व्यक्ति ए है, बी, ये इसको कर्ज देता है बी को, और अगर ये बी नहीं चुका पाता है इसकी कोई गारंटी ले लेता है किसी व्यक्ति। ठीक है, कि इसका पैसा मैं दिलवाऊंगा या मेरी गारंटी है दिलाने का, तो उसे प्रत्याभूति की संविदा कहते हैं। तो ये तीसरा जो व्यक्ति होता है इसको हम प्रतिभू कहते हैं। ये कर्ज लेने वाला है, ये देने वाला है, और इसे प्रतिभू कहते हैं। तो इसे प्रत्याभूति की संविदा कहते हैं। यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति आके उसकी गारंटी ले लेता है जिसके पास कर्ज चढ़ा हुआ है, तो उसे प्रत्याभूति की संविदा बोलते हैं। तो आप आसानी से समझ गए होंगे और आगे और भी समझ आएंगे। इसके आवश्यक तत्व, यानी कि इसके आवश्यक तत्व क्या है, मतलब प्रत्याभूति की संविदा होने के लिए क्या क्या होना जरूरी यह क्षतिपूर्ति की संविदा से किस प्रकार भिन्न है। अब भिन्न मतलब अब इसने भी ये पूछ लिया है क्षतिपूर्ति की संविदा से ये किस प्रकार भिन्न है, यानी कि इनका अंतर भी पूछ रहा है। प्रत्याभूति की संविदा और क्षतिपूर्ति की संविदा में क्या अंतर है, तो यहाँ पर हम इसे कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग देख लेंगे, प्रत्याभूति की संविदा की परिभाषा, और इसमें कितने पक्षकार होते हैं ये भी हम देखेंगे, और प्रत्याभूति और क्षतिपूर्ति में अंतर, ये सब चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे। इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखेंगे ना पूरे नंबर आपके आएंगे।
ठीक है, कोई भी नंबर आपका काट नहीं सकेगा, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो शुरू करते हैं। प्रत्याभूति की संविदा की परिभाषा, जहां तक आप ये समझ गए होंगे प्रत्याभूति की संविदा का क्या होता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कर्ज या वचन के न निभाने पर उसे पूरा करने का वादा करता है तो इससे प्रत्याभूति की संविदा कहते हैं। अब आसान भाषा में समझो, अगर कोई व्यक्ति अपना काम या कर्ज नहीं चुकाता तो तीसरा व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी लेता है, यही गारंटी है। अब इसमें ये काम की बात की है, यानी कि कहीं काम कर रहा है, अब वो काम करने से मना करे या पैसा ले चुका है काम नहीं कर रहा है या कर्ज ले रहा है, तो उसकी जब कोई गारंटी लेता है उसे प्रतिभू कहते हैं, यानी गारंटर भी कहते हैं इसे। और जैसे कोई एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति से कहता है कि अगर मतलब तीसरा व्यक्ति गा पैसा नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, का कहता है, यानी कि खा इसका रुपए। यह प्रत्यभूति की संविदा होती है। पहले इन दोनों की संविदा होती है, बाद में ये प्रतिभू यह गारंटर के रूप में आ जाता है इन दोनों के मध्य में, जो इसकी कर्ज की गारंटी ले लेता है। ठीक है, आप आसानी से समझ गए होंगे। अब इसमें पक्षकार कितने होते हैं, ठीक है, ये आपको सीधे दिख रहे होंगे, एक दो तीन, तीन लोगों के बीच तीन लोग होते हैं। इन दोनों में पहले होती है, फिर ये बाद में आ जाता है। ठीक है ना, ये बाद में आता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं पता है आपको? तो आगे चलते हैं। प्रत्याभूति की संविदा में तीन पक्ष होते हैं। पहला प्रतिभू जो गारंटी देता है, मुख्य ऋणी यानी कि जिसका कर्ज है, ऋण दाता जिसे पैसा मिलना है, इसका पैसा है, इसको चुकाना है, और प्रतिभू गारंटी लेता है। अब इसमें आवश्यक तत्व क्या चाहिए आपको, क्या क्या मतलब प्रत्यभूति की संविदा होने के लिए आवश्यक क्या होता है? इसमें तीन पक्ष होते हैं। प्रथम ऋणी होता है, ऋणदाता, प्रतिभू होता है। ठीक है, मूल ऋणी और ऋणदाता के बीच पहले से संविदा होती है, यानी समझ रहे हो आप, जिसने ऋण दिया है और जिसने लिया है उसके बीच पहले से ही संविदा होती है। ये इतने रुपए दिए मैंने, इतने आपको वापस करते हैं। प्रतिभू ऋणी की ओर से गारंटी देता है कि वह कर चुका देगा। ठीक है, मतलब कर्जी की तरफ से गारंटी लेता है। ठीक है, सभी पक्षों की सहमति जरूरी है। अब ये संविदा होने के लिए तीनों का राजी होना बेहद जरूरी होता है। इसमें प्रतिफल होना जरूरी है। ठीक है, इसमें कोई चीज लेन देन होना चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए। ठीक है, रुपए का या अन्य चीज का। धारा 127 के अनुसार मूल ऋणी को मिलने वाला लाभ ही प्रतिभू के लिए प्रतिफल होना चाहिए। अब ये प्रतिभू बनता है, गारंटी लेता है, इसका अब इसको क्या होता है, अब ये इसने जैसे इसका कर्ज दे तो दिया है, अब ये इससे प्रतिभू है वसूल भी कर सकता है। ठीक है, यही इसका प्रतिफल है, यही होना चाहिए। नहीं है अब उसने दे दिया, अब उसे बदुआ मजदूरी कराए या कुछ अन्य काम करवाए, गलत काम करवाए कि अब मेरे लिए एक आदमी का कत्ल कर दो, ये नहीं होना चाहिए। जो कर्ज दिया हुआ है उसी कर्ज को वो वापस ले सकता है प्रतिभू, कि मैंने अब तुम्हारा ऋण चुका दिया है, अब मुझे वो वापस दे दीजिए। ये प्रतिफल होना चाहिए। ये मौखिक या लिखित दोनों हो सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर बनाई जाती है, या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर बनाई जाती है। अब जब कोई प्रतिभू बनता है तब ये संविदा बनती है। यदि प्रतिभू कर चुका देता है तो वह मूल ऋणी से पैसा वापस मांग सकता है। यही बात है ना, अभी जो इसने पैसा दिया है वो आगे चल के ऋणी से मांग सकता है। प्रतिभूति और क्षतिपूर्ति में अंतर। क्षतिपूर्ति की संविदा, प्रतिभूति की संविदा। क्षतिपूर्ति संविदा में दो पक्ष होते हैं, एक क्षति देने वाला, एक क्षति प्राप्त करने वाला। और प्रतिभूति की संविदा में तीन पक्ष होते हैं, ऋणी, ऋणदाता और प्रतिभू। और क्षतिपूर्ति की संविदा में उद्देश्य नुकसान की भरपाई करना होता है, और प्रतिभूति की संविदा में उद्देश्य कर्ज वचन पूरा करना होता है। क्षतिपूर्ति की संविदा में
बिना अनुरोध के भी हो सकता है, ये बिना अनुरोध के भी कर सकते हैं। प्रतिभूति की संविदा हमेशा अनुरोध पर होती है, अनुरोध करना होता है कि ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। ये बिना अनुरोध के भी हो सकता है। इसमें तीसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें तीसरे पक्ष की ज़रूरत होती है। क्षतिपूर्तिकर्ता सीधे ज़िम्मेदार होता है। प्रतिभू की ज़िम्मेदारी द्वितीयक होती है। अब यही आ गया, प्रतिभू द्वितीयक होता है, क्यों? पहले से ही संविदा होती है 2 लोगों की, तब ये तीस बाद में शामिल होता है ना, इसलिए बाद दूसरी संविदा होती है, तब उसके बाद तीसरा पक्ष इसमें जुड़ता है। क्षतिपूर्ति सीधे जिम क्षतिपूर्ति सीधे ज़िम्मेदार होता है, क्षतिपूर्तिकर्ता सीधे ज़िम्मेदार होता है। इसमें मतलब कोई बीच में कोई गारंटी लेने वाला नहीं होता है। इसमें ज़िम्मेदारी प्राथमिक होती है, इसमें ज़िम्मेदारी द्वितीयक होती है, यानी कि प्रतिभू द्वितीयक होता है, बाद में जुड़ता है इसमें। इसमें ज़िम्मेदारी प्राथमिक होती है, यानी कि पहले से ही 2 लोगों की संविदा होती है, दूसरी संविदा से की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है? प्रतिभूति की संविदा का उससे प्रतिभूति की संविदा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि मूल ऋणी अपना कर्ज नहीं चुकाता, तो प्रतिभू उसकी ज़िम्मेदारी पूरी करेगा। ठीक है, ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो आप ऐसे ही आगे भी तैयारी जारी रखने के लिए मेरे चैनल को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर लेना और मत भूलना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।